ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। लगातार वो तस्वीरें आप तक हमने पहुंचाई और आज का दिन महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि नए मुख्यमंत्री की शपथ मोहन यादव ने कुछ देर पहले दी है। शपथ ग्रहण समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो मंच पर मौजूद रहे। गृह मंत्री मौजूद रहे, उसके अलावा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा मौजूद रहे, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ग्रहण समारोह से पहले मीडिया से मुखातिब होते हुए कुछ कहा। उन्होंने कहा कि जस की तस रख दीनी चदरिया, और ये जिक्र करते हुए कई मायने दरअसल इसके निकाले जा रहे हैं। यानी कि भावुक दरअसल वो जरूर हुए, क्योंकि इतने लंबे समय तक मध्य प्रदेश की कमान उनके हाथों में थी और अचानक वो कमान जो है किसी और को सौंपी जाती है। हालांकि इसको लेकर वो संतुष्ट जरूर हैं। उन्होंने ये भी जिक्र किया, कल की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर देखें तो शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि मेरे को एक साधारण से कार्यकर्ता को जो बड़ी जिम्मेदारी 18 सालों तक मिलती रही, उसके लिए बीजेपी का शुक्रिया, और बीजेपी को कुछ देने का मौका मिला तो मैंने वो भी कर दिया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज से मोहन राज की शुरुआत, यानी कि मोहन सरकार आज से मध्य प्रदेश के अंदर, और मध्य प्रदेश में अब एक नई ऊंचाइयों के साथ, एक बड़ी चुनौतियों के साथ आगे बढ़ा जाएगा। मोहन यादव की अगुवाई में मध्य प्रदेश लगातार तरक्की करे, इसके लिए भी का जिक्र भी शिवराज सिंह चौहान की ओर से किया गया। और जो तमाम योजनाएं पूर्व की सरकार की ओर से, खासकर बीजेपी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार की ओर से चल रही हैं, जिसमें लाडली बहना योजना एक ट्रम्प कार्ड के तौर पर इस वक्त के चुनाव में, 2023 के चुनाव में इसको माना भी जा रहा था। और यही वजह भी है कि आधी आबादी का बड़ा स्नेह प्रेम मिला बीजेपी पार्टी को, और उसी के चलते ये एक प्रचंड जीत हासिल बीजेपी पार्टी कर पाई, और उसको और आगे बढ़ाना होगा। और मिशन 29 पर फोकस है, क्योंकि 24 का जो पथ है वो मजबूत करना है, विजय पथ पर पहुंचना है, तो फिर 29 मिशन को एकदम पक्का करना होगा। और इसी के चलते खुद शिवराज सिंह चौहान ने भी कुछ दिन पहले ये जिक्र किया था कि मिशन 29 पर अब फोकस रहेगा, और जो जिम्मेदारी दरअसल दी जाएगी उसको वो निर्वहन करने के लिए तैयार रहेंगे। तो फिलहाल मोहन यादव ने सीएम पद की शपथ ली। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम दिग्गज नेता मंच पर मौजूद। शक्ति प्रदर्शन के तौर पर वो तस्वीर आपने देखी। 24 का अग्निपथ, मोहन ने शपथ ली। मध्य प्रदेश में मोहन राज का आगाज हो चुका है। ताजपोशी का आज मध्य प्रदेश में दिन, जिसमें डिप्टी सीएम के तौर पर 2 नाम, यानी कि राजेंद्र शुक्ला जो कि कद्दावर, दरअसल शहरी कद्दावर नेता, बीजेपी के पुराने सिपाही जगदीश देवड़ा जो कि दलित चेहरे के तौर पर भी, क्योंकि जात पात का भी पूरा संतुलन बैठाने का प्रयास किया गया है। विजय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं विजय उपाध्याय जी, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। विजय उपाध्याय जी, कुछ देर पहले वो ताजपोशी की तस्वीर दरअसल हमने दिखाई अपने दर्शकों को, और आज से मोहन राज का आगाज हो चुका है। किस तरीके से देखें 24 की राह को और आसान करने की दिशा में ये शपथ ग्रहण समारोह में शक्ति प्रदर्शन आप समझ पा रहे हैं? देखिए, बीजेपी ने मध्य प्रदेश में एक बड़ा प्रयोग किया है, नया प्रयोग किया है, और मोहन यादव को खुद को प्रूव करना है लोकसभा चुनाव के दरमियान कि वो कितने अच्छे प्रशासक हैं, कितने अच्छे ढंग से पार्टी के लिए उपयोगी हैं वो, और कई पैरामीटर हैं जहां उनको खुद को साबित करना है। लेकिन उनके लिए अनुकूल बात यह है, फायदेमंद बात यह है कि बीजेपी एक संगठन आधारित पार्टी है, जिसमें कार्यकर्ता सबसे ज्यादा काम करता है। इसीलिए कार्यकर्ताओं को सम्मान मिल जाता है। 3rd या 4th रो वाला विधायक मुख्यमंत्री भी बन सकता है भाजपा में। तो कार्यकर्ता जो है पार्टी को मजबूती देते हैं, लेकिन जो इश्यूज है और जो डायनेमिक्स है वो तो मुख्यमंत्री के स्तर से ही आता है। अगर शिवराज चौहान ने जैसे अपनी एक इमेज बना ली थी, महिलाओं के बीच बहुत लोकप्रिय थे, लाडली बहना योजना उनका एक ब्रांड बन गई थी, जैसे ही इस योजना का नाम लीजिए शिवराज चौहान का चेहरा सामने आता था। तो ये सारी चुनौतियां मोहन यादव के सामने हैं कि वो अगले 3-4 महीनों में खुद को साबित करें, व्यवस्था में क्या नया कर सकते हैं, क्या सुधार कर सकते हैं, कितनी तरीके से वो चीजों को बेहतर कर सकते हैं। ये सारे चैलेंजेस उनके सामने हैं, सिर्फ उनके ही नहीं बल्कि उनकी पूरी कैबिनेट के सामने, उनके दोनों डिप्टी सीएम के सामने भी है, बिल्कुल, और पूरी कैबिनेट के सामने। और इसको अगर हम 24 से थोड़ा जोड़कर देखें विजय जी, क्योंकि ओबीसी 50% जिसका जिक्र दरअसल हो रहा है, और उस ओबीसी को लेकर बहुत हंगामा हो हल्ला हमने देखा विरोधी दलों के नेताओं की ओर से किया गया। खासकर राहुल गांधी ने हर मंच के माध्यम से इस बात का जिक्र किया कि कोई भी संवैधानिक पद पर कि बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर ओबीसी का चेहरा नहीं है इनके पास, लेकिन फिर भी ये ओबीसी करते हैं। और तो वो जातिगत जनगणना का जो कार्ड खेलना चाह रहे थे, क्या उसको भी एक तमाचा है, इस तरीके से समझे इसको? देखिए, जातिगत जनगणना लोगों को पता है कि किसकी कितनी आबादी है। जनगणना हो जाने के बाद आप क्या करेंगे,
इसके बारे में तो कभी राहुल गांधी कुछ बोलते नहीं। अगर आपके पास ये फार्मूला नहीं है कि कैसे समाज के अंतिम व्यक्ति तक या जातीय तौर पे बहुत पिछड़े और दुरूह स्थिति में जो परिवार हैं या जो समाज है उनके लिए आप कुछ बेहतर कैसे कर सकते हैं, तो अगर ये फार्मूला आपके पास नहीं है तो जातीय जनगणना करने से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि सभी को पता है कि किसी गांव में कितने किस बिरादरी के लोग रहते हैं। गांव का आप देख लीजिए, फिर ब्लॉक स्तर पर देख लीजिए, उसको जिले स्तर पर देख लीजिए, और पार्टियां ऐसे ही करती रही है। हाँ। सबको पता है कहाँ कितनी संख्या में लोग हैं, और लोकसभा चुनाव में जातीय समीकरण डाइल्यूट हो जाता है। इसीलिए जब भी लोकसभा चुनाव होते हैं वो राष्ट्रीय मुद्दों पे होते हैं, चेहरों पे होते हैं, ब्रांड पे होते हैं और नैरेटिव पे होते हैं। पब्लिक चाहती क्या है वो असल बात हो जाती है, उसमें जातीय मुद्दा गौण हो जाता है। और ऐसे भी आप देखिए कि जातीय जनगणना को तो इन 3 राज्यों ने ठुकरा दिया। हाँ। 2 मुद्दे हैं, एक पुरानी पेंशन को ठुकरा दिया जनता ने, दूसरा जातीय जनगणना को ठुकरा दिया। और अगर योजनाओं का लाभ, सरकार की योजनाओं का लाभ सबको समान रूप से मिल रही है तो जातीय जनगणना अपने आप डाइल्यूट हो जाती है। फिर इसके ऊपर प्रधानमंत्री ने 4 जातियां उन्होंने बता दी, और वो ऐसी जातियां उन्होंने बताई कि वो समाज में सार्वभौमिक सत्य है, और वो उसमें गरीब है, किसान है, महिलाएं हैं, युवा हैं। तो जो ये 4 जातियां हैं, मुझे लगता है कि इंस्पिरेशन इन्हीं में सबसे ज्यादा। हर जाति चाहती है कि हमें बेहतर जीवन जीने का मौका मिले, हर युवा चाहता है। तो जब आप कास्ट के लाइन से ऊपर उठ के कोई चीज देखते हैं तो चीजें ज्यादा साफ दिखाई देती है, ज्यादा बेहतर दिखाई देती है। जी बिल्कुल। लेकिन इन सब के बीच में अगर हम ओबीसी का जिक्र जो कि बार बार हो रहा है, 50% की आबादी का जिक्र हो रहा है, इसको किस तरीके से देखें कि क्या वाकई जो मास्टर स्ट्रोक खेलने का प्रयास विरोधी दलों के नेताओं की ओर से किया जा रहा था, इनको मुख्यमंत्री बनाने के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब कुछ साधने का ऐसा कुछ प्रयास है? हालांकि आपने कहा कि ये राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनावी मैदान में उतरा जाएगा 24 में, लेकिन फिर भी कुछ हद तक फर्क पड़ता है क्योंकि जातिगत क्षेत्रीय समीकरण से साधा जाता है मंत्रिमंडल में, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। हाँ, निश्चित तौर पे वो एक्चुअली प्रदेश के हिसाब से साधना पड़ता है। हाँ। लेकिन लोकसभा चुनाव में ये मुद्दे उतना चलते नहीं है, क्योंकि आप किसी लोकसभा क्षेत्र में देखें तो कोई एक जाति नहीं जीता पाती। हाँ, धर्म वाला जो मामला है कि माइनॉरिटी बनाम मेजॉरिटी वाला जो कार्ड जब कोई पार्टी चलती है कि भाई माइनॉरिटी जो है वो यूनाइटेड होकर किसी को हराना चाहती है, तो अब धीरे धीरे इस तरह के टेम्परामेंट बन रहे हैं कि मेजॉरिटी भी किसी को जिताने की कोशिश करने लगती है। तो जाति का मुद्दा जो है लोकसभा चुनाव में बहुत कमजोर होता है, बहुत ही उसका असर बहुत कम होता है। लेकिन बाकी सारे मुद्दों का असर ज्यादा होता है, राष्ट्रीय जो मुद्दे होते हैं। और किसी भी राज्य में आप देखें, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, आप अगर 2018 का विधानसभा चुनाव देखेंगे जिसमें कांग्रेस को अच्छी सफलता मिली थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में उनको सफलता नहीं मिली, वहां बीजेपी को बहुत ही अच्छी सफलता मिल गई। तो इस तरह की चीजें हैं जो साबित करती हैं, इतिहास में इस तरह की जो रिजल्ट आए हैं वो साबित करते हैं कि चीजें उस तरह से नहीं है जैसा लोग बात करते हैं। दूसरी, मैं एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं कि ये जो जातीय जनगणना या ओबीसी पॉलिटिक्स की बात है, तो अब तो ओबीसी के भीतर मोस्ट बैकवर्ड कास्ट की बात होने लगी है। तो ओबीसी का विभाजन हो चुका है। ये अब उस तरह का चंक नहीं है जैसा बात करने में लगता है। अगर हम किसी प्रदेश में माने कि वहां 70% ओबीसी हैं, तो 70% ओबीसी में कुछ जातियां हैं जिनकी आबादी ज्यादा होती है, लेकिन बहुत सी जातियां ऐसी होती है जिनकी आबादी बहुत मामूली होती है, 1% से नीचे। जैसे मैं आपको उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल दे दूं, उत्तर प्रदेश में 79 ओबीसी जातियां हैं। हाँ। इसमें से 24 जातियां ऐसी हैं जो 1991 से 2000 के बीच में ओबीसी में इंडक्ट हुई हैं। जी। और इन 79 जातियों में मुस्लिम ओबीसी मिलाकर केवल 24 जातियां ऐसी हैं जिनकी आबादी 1% या 1% से ज्यादा है, सिर्फ 79 में। तो बाकी जो 53-54 जातियां हैं उनकी आबादी कितनी, उनकी 1% से नीचे है। लेकिन जब उनका पूरा वॉल्यूम देखेंगे तो आप पाएंगे कि 30% से ज्यादा, जो अभी हम 54% उत्तर प्रदेश में मानते हैं, 30% से ज्यादा जो आबादी है वो 1% से कम वाली जातियों का है। तो जो 1% से कम वाली जातियां हैं उनको भागीदारी के हिसाब से कैसे आप न्याय देंगे, इसका कोई फार्मूला अपोजिशन ने अभी तक बताया नहीं। बिल्कुल। लेकिन अगर अपोजिशन इसी वजह से भी बैकफुट पर वो हैं, और यही वजह है कि तीनों प्रदेशों के अंदर इस तरीके के नतीजा जो है निकलकर सामने आया, उनके पक्ष में नहीं आए। विजय जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। इस बीच एक जानकारी, दरअसल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तर्ज पर बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने राजस्थान में भी चौंकाते हुए
नए नवेले विधायक को सीएम घोषित कर दिया और भजनलाल शर्मा अब राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे और 2 डिप्टी सीएम के साथ ही 15 दिसंबर को शपथ लेंगे। हिंदी खबर से खास बातचीत में राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीजेपी शीर्ष नेतृत्व और जनता का आभार व्यक्त किया है। सुनिए क्या कुछ कहना है भजनलाल शर्मा का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, जो सभी का धन्यवाद कर रहे हैं। सांगानेर के बाबा सांगनेर मंदिर में ये मत्था टेकने के लिए पहुंचे और सभी का धन्यवाद कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट निशान के साथ मैं कंचन अरोड़ा, राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, जो सभी का धन्यवाद कर रहे हैं। सांगानेर के बाबा सांगनेर मंदिर में ये मत्था टेकने के लिए पहुंचे और सभी का धन्यवाद कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट निशान के साथ मैं कंचन अरोड़ा, राजस्थान। हिंदी खबर। तो राजस्थान में भजनलाल शर्मा को सीएम पद के लिए दरअसल जो चुना गया है, उनसे बातचीत की हमारी टीम ने और साफ तौर पर उन्होंने जिक्र किया कि मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। विजय उपाध्याय जी हालांकि फिलहाल हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। विजय जी, मैं ये समझना बड़ा जरूरी हो जाता है क्योंकि हमने देखा है कांग्रेस के अंदर एक मनमुटाव, खेमेबाजी, गुटबाजी की तस्वीरें कई मरतबा निकलकर सामने आई और आज भी कई पैनलिस्ट जब बैठते हैं तो ये जिक्र जरूर बीजेपी के प्रवक्ताओं की ओर से किया जाता है कि कितना अनुशासन हमारी पार्टी में है और वही अनुशासन की कमी, बड़ी कमी जो है वो कांग्रेस पार्टी में देखने को मिलती है। क्या ये डर है, क्या ये भय है या फिर ये सम्मान है कि कई आवाज निकलती नहीं? देखिए, पार्टी की परंपरा भी एक चीज होती है। तो जब पार्टी की परंपरा कहीं इस तरह की है कि आप अनुशासन में रहेंगे तो कार्यकर्ता अनुशासन में ही रहना पसंद करते हैं। जिस पार्टी में डेमोक्रेसी की बात ज्यादा की जाती है या जिस पार्टी में कार्यकर्ताओं का वर्चस्व कम होता है, वहां पे चीजें दूसरे तरीके से देखी जाती हैं। आप देखिए, बहुत सी पार्टियां हैं, वहां उनके नेतृत्व के द्वारा अगर कोई मुद्दा उठाया जाता है तो वो मुद्दा इतना डाइल्यूट कर देते हैं या उसके इतने आयाम पेश करना शुरू कर देते हैं उनके नीचे के नेता और गण या प्रवक्ता गण कि मूल मुद्दा क्या था वो गायब हो जाता है। तो अच्छा, दूसरा, जब आप पे हमला होता है तो आप जवाब किस तरह से देते हैं? क्या एक जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, एक जैसे तेवर का इस्तेमाल करते हैं, या आप उसमें बदलाव करते हैं? तो देखिए, राजनीति करना एक विज्ञान है। अगर इस साइंस को ये लोग ठीक से समझेंगे नहीं तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया के दौर में आपकी कही हुई बात इको करती है, यानी बार बार आपके सामने आ सकती है। क्यों कहीं ना कहीं वो इसको सिर्फ एक शब्दों में, क्या अनुशासन की कमी पार्टी में? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता। हर पार्टी कहती है उनके यहाँ अनुशासन पूरा है और कुछ पार्टियों की परंपराएं ही ऐसी हैं कि वहां जो चाहे जो बोल सकता है, जो चाहे कर सकता है, जो चाहे नया मुद्दा उछाल दे, जो चाहे किसी भी मुद्दे पे कुछ भी बोल दे। तो हर पार्टी का अपना उनके ओर से तर्क दिया जाता है कि लोकतंत्र है हमारे यहाँ, आजादी है, बोलने की स्वतंत्रता है। वही मैं कह रहा हूँ, हर पार्टी का अपना एक कैरेक्टर कि आप अपनी पार्टी को किस तरीके से बिल्ड करना चाहते हैं। तो जब आप पार्टियों के बीच में जाएंगे, देखिए जैसे रीजनल पार्टियां हैं जहां पे लोगों का वर्चस्व है अपनी पार्टी पे, वो मजबूत क्यों होती है? क्योंकि उनमें भी एक अनुशासन होता है। लेकिन यहाँ तो बहुत महत्वपूर्ण बात है विजय जी, आप अगर इसको थोड़ा सा और मैं समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लाकर सेट करना, उनको दिल्ली तक पहुंचाना, शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षाएं कि वो दिल्ली नहीं जाना चाहते लेकिन फिर भी उनको संतुष्ट करा या संतुष्ट किया गया, आगे जो भी स्थिति होगी वो अलग बात है। तो ये इतना मैनेजमेंट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, मुझे लगता है महत्वपूर्ण है। मैं इसका एक एग्जाम्पल देके आपको अगर समझाने की कोशिश करूं हेमंत जी, जी देखिए, जो अच्छे एंकर होते हैं उनपे हर अच्छे चैनल की निगाह होती है और वो कोशिश करते हैं अच्छे एंकर को हम तोड़ लें। जी, ऐसे ही राजनीति में भी है। जो राजनेता अपना वर्चस्व अपने क्षेत्र में बना के रखता है विपरीत हवाओं में भी, तो दूसरी पार्टियां उस पर निगाह रखती है कि जब मौका मिले हम इसे वहां से उखाड़ लाएं, अपने हाल ले आए, क्योंकि इस आदमी में पोटेंशियल है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी जब 325 सीटें, 403 में से 325 सीटें 17 में जीती थी, तो हेमंत जी आपको मैं बताऊं कि 202 से ज्यादा दल बदलू आए थे, विधायक जीत के आए थे दल बदलू। यानी कि बीजेपी के जो कोर कार्यकर्ता थे, कोर टीम के कार्यकर्ता थे, अगर उनमें जीतने की पोटेंशियल नहीं है तो अपोजिशन से तोड़ के लाइए, वहां से अगर कोई अच्छा चुनाव जीतने वाला है तो उसको चुनाव जिताइए। तो ऐसे ही ये भी रणनीति का हिस्सा है।
यहाँ रणनीति सिंधिया का अपना एक वर्चस्व है, अपनी एक इमेज है, अपनी एक ब्रांड वैल्यू है। उस ब्रांड वैल्यू को बीजेपी ने समझा और कांग्रेस ने उसे इग्नोर किया, तो बीजेपी ने लपक लिया और बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे। ठीक, मैं लौट रहा हूं विजय जी। हमारे साथ जयंत वर्मा जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। जयंत वर्मा जी, क्योंकि हमने सुना जब शिवराज सिंह चौहान मीडिया से मुखातिब हो रहे थे शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचने से पहले, तो उन्होंने कहा कि जस की तस रख देनी चदरिया, जो जिक्र उन्होंने किया, इसके कई मायने। जयंत जी, भावुक हो गए वो? तो हाँ, भावुक हो गए। असल में ये बात तो सही है कि वो काफी महत्वाकांक्षी थे और अंदर से उनकी ये इच्छा थी कि उनको कंटिन्यू किया जाए कम से कम लोकसभा के चुनाव तक। और आम जितने भी मीडिया है, मीडिया से जुड़े पत्रकारों का और जितने भी राजनीतिक सोच रखने वाले लोग, सब लोगों का ये सोच था कि लोकसभा में यदि 28 में से एक ही सीट है मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास, बाकी तो 28 सीट भाजपा के पास, और ये था कि 29 सीट जीतना। और चुनाव के रिजल्ट के तत्काल बाद वो दिल्ली चक्कर लगाने की बजाय वो यहाँ आ गए। छिंदवाड़ा में जो हारी हुई सीटें थी, वहाँ की छिंदवाड़ा की सारी विधानसभा की सीटें इनके पास गई हैं, कांग्रेस के पास जी। तो वो कहने लगे कि हम 29 कमल की माला प्रधानमंत्री को पहने। मतलब ये संदेश था कि आप लोकसभा के चुनाव तक उनको पर ऊपर जो अमित शाह जी हैं और जी जो प्रधानमंत्री हैं और नड्डा जी, इन लोगों का जो सोच रहा होगा वो एक अलग रहा होगा। एक अलग पिच पे वो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते। तो उस पिच पे ये लाडली बहना वाला मामला नहीं था, वो पिच है राष्ट्रीय मुद्दों का। और राष्ट्रीय मुद्दों में 370 जो था वो भी सुप्रीम कोर्ट में ठप्पा लगा दिया है उसी दिन। और दूसरा ये था कि वो जो राम जन्मभूमि वाला मामला है, तो वो भी अब मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा जी। तो ऐसे करके मुझे लगता है कि वो एक अलग पिच पे चुनाव होगा और उसमें कांग्रेस के पास कोई खास वो रह नहीं जाएगी वजह। और जहाँ तक ओबीसी का या जातिगत जनगणना का मामला है, तो वो सोशल इंजीनियरिंग को उन्होंने इन 3 राज्यों में जो पूरी सरकार बनाई है, मुख्यमंत्रियों का चयन किया है, उसको पूरी तरह से ध्यान में रखा है। तो ऐसा लगता है कि शिवराज सिंह चौहान की ये महत्वाकांक्षा, ये इच्छा, आंतरिक इच्छा रही होगी, वो उसके खिलाफ हुआ। और इतना विचित्र था कि खुद डॉक्टर मोहन यादव को भी ये नहीं मालूम था कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। 6 तारीख को दिल्ली बुलाया गया था उनको और दिल्ली में चर्चा हुई थी, पर ये उनको संकेत नहीं दिया गया था कि वो मुख्यमंत्री। और फिर बिल्कुल हुई तो पीछे तीसरे नंबर की लाइन में थे। और यहाँ कई ऐसे लोग थे जिनने कि अपने क्षेत्रों से गाड़ियों का, बसों का और ये सारा टीम ताम जमा लिया था कि जो ही मेरे नाम की घोषणा होगी तो वहाँ पहुँचना और जय जयकार हो। तो ये है कि महत्वाकांक्षी लोग थे जो काफी इच्छुक थे मुख्यमंत्री पद के, उन लोगों को बड़ी निराशा हुई। पर भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा कार्यशैली है ये है कि अब आपको तो पार्टी का जो निर्देश है, जो ऊपर का आदेश है, उसके अनुसार ही काम करना है। तो उसके चलते सब मामला ठप हो गया, मतलब सब लोग शांत हो गए। गोपाल भार्गव जी भी उनको बधाई देने पहुंच गए और जो जितने भी शिवराज सिंह चौहान, वो भी उनपे, मतलब उन्हीं ने प्रस्ताव किया नाम का। जैसे वहाँ भी विजया राजे सिंधिया ने, वसुंधरा सिंधिया ने किया भजन लाल जी का नाम। तो इस प्रकार से तो मुझे लगता है कि ये खासकर शिवराज सिंह चौहान के लिए थोड़ी सी एक निराशाजनक बात हुई, परंतु वो रिकंसाइल कर लेंगे। बिल्कुल। अब सवाल वही दरअसल खड़ा होता है जयंत जी कि आगे उनको जिम्मेदारी क्या, तो जिम्मेदारी के अगर हम समझें मायने तो क्या है, क्या, क्योंकि चाहे वसुंधरा राजे हो या फिर शिवराज सिंह चौहान हो, सवाल यही हर किसी के जहन में है कि उनको क्या जिम्मेदारी अब दी जाएगी। क्या उनको दिल्ली, क्योंकि दिल्ली के लिए तो वो तैयार नहीं होते, और ये तक जिक्र कर दिया कि मैं जाने से ज्यादा मरना पसंद करूंगा, इस तरीके का भी जिक्र हुआ है।
देखिए, तैयार होना नहीं होना की बात नहीं है। उनका ये भी कहना है कि पार्टी जो भी मुझे निर्देश देगी करूंगा। तो अब यह है कि पहले भी कृषि मंत्री का उनको एक ऑफर था, पर वो राज्य की सत्ता नहीं छोड़ना चाहते थे। तो अब यह है कि उनको हो सकता है कि जो नरेंद्र तोमर जी की मंत्रिमंडल में एक जगह खाली हुई है कृषि मंत्री की, वो वहाँ उनको ले जाया जाए और या कोई जिम्मेदारी दी जाए। पार्टी की भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। मुझे लगता है नड्डा जी का भी कार्यकाल समाप्त होने को है, कोई उनको राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष भी चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही। विजय उपाध्याय जी, क्या लगता है आपको कि वही स्थिति कि सर क्योंकि केंद्रीय मंत्री के तौर पर जगह मिल सकती है या फिर संगठन में एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, ऐसा लग रहा है? देखिए, अगर केंद्र में वो मंत्री बनेंगे तो अभी लोकसभा सदस्य बनने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 6 महीने तो ऐसे भी मंत्री रह सकता है कोई बिना किसी सदन का सदस्य रहते हुए। हाँ। और फिर लोकसभा चुनाव हो ही जाना है। छिंदवाड़ा उन्होंने अपनी पसंद की सीट बता भी दी है। तो अगर पार्टी इस तरह का निर्देश देगी, मुझे लगता है कि इसके लिए निर्देश प्रधानमंत्री मोदी को देना पड़ेगा, तब शिवराज सिंह चौहान इस बात को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी कोई भूमिका के बारे में भी बात हो सकती है। देखिए, बीजेपी चौंकाती है, तो वो क्या करेगी शिवराज चौहान के भविष्य के साथ, ये अंदाजा लगाना बड़ा डिफिकल्ट है। ठीक वैसे ही जैसे भजन लाल शर्मा और मोहन यादव के बारे में कोई अंदाजा किसी को नहीं था, ना विष्णु साय के बारे में किसी को अंदाजा था वो सीएम बनेंगे। ऐसे ही वो अंदाजा तो क्या सोशल मीडिया पर वो पर्ची जब खोली वसुंधरा राजे ने तो उनको भी नहीं था। हाँ, तो ऐसे ही शिवराज चौहान के बारे में पार्टी क्या सोच रही है, ये अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ऑप्शन ओपन है संगठन का भी और सरकार का भी। अब ये भाजपा का शीर्ष नेतृत्व शिवराज सिंह जी की राष्ट्रीय उपयोगिता के आधार पर तय कर सकता है, क्योंकि काफी कम समय है अभी लोकसभा चुनाव में। अगर वो छिंदवाड़ा जीतना चाहते हैं जी, तो हो सकता है उनको केंद्रीय मंत्री भी बना दिया जाए। केंद्रीय मंत्री रहते हुए छिंदवाड़ा जीतने में भी उनको आसानी होगी। तो एक दांव ये हो सकता है, इसमें विश्लेषण किया जा सकता है। हालांकि गढ़ कांग्रेस पार्टी का वहां पर है और खुद कमलनाथ का गढ़ है वो नहीं, लेकिन नकुल दुबे है। अब नकुल दुबे वर्सेस शिवराज में लड़ाई, कमलनाथ वर्सेस शिवराज से काफी कमजोर लड़ाई होगी। और ऑलरेडी विधानसभा में आप उनको एक बड़ी हार दे ही चुके हैं, तो उसका एक मनोवैज्ञानिक फायदा भी मिल जाएगा। हाँ, निश्चित तौर पर देखिए, नकुलनाथ और शिवराज की लड़ाई में शिवराज भारी पड़ सकते हैं, कोई आश्चर्य नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जब कोई पार्टी लगातार हारती रहती है तो जनता जो उसके कोर वोटर होते हैं वो भी भागते हैं। तो मध्य प्रदेश में इतने लंबे समय से बीजेपी का दबदबा कायम है। 18 में एक उम्मीद जगी भी थी तो उसको संभाल नहीं पाए। और जिस तरह का चुनाव लड़ा है लीडरशिप ने एमपी का, चाहे दिग्विजय सिंह रहे हो चाहे कमलनाथ, तो सेल्फ गोल ज्यादा था उसमें। जिस तरह से लो प्रोफाइल उन लोगों ने चुनाव लड़ा, एक तरीके से बीच चुनाव में सरेंडर कर दिया, क्योंकि पहले तो कांग्रेस चढ़ी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि जो सीटें आज बीजेपी की हैं वो कांग्रेस को मिल सकती हैं। लेकिन बाद में ऐसा पासा पलटा कि चीजें पूरी तरीके से बदल गई। तो एक लगातार हारती हुई पार्टी का जो कोर वोट बैंक होता है वो भी भाग जाता है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है छिंदवाड़ा जीतने की बीजेपी के सामने और शिवराज सिंह चौहान के सामने। ठीक है,